हाय एवरीवन, आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। आज के वीडियो में हम उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, उन सारे सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि आयुर्वेद के ऊपर लगते हैं। क्या आयुर्वेद एक साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति है? क्या आयुर्वेद से वास्तव में बीमारियां ठीक होती है? क्या आयुर्वेद के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? क्या आयुर्वेद के ऊपर कोई क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आयुर्वेद दवाइयाँ कितना साइड इफेक्ट पैदा करती हैं? क्या आयुर्वेद केवल घरेलू नुस्खे हैं? आयुर्वेद दवाइयों के साइड इफेक्ट कितने होते हैं? जितने भी आरोप लगते हैं कि आयुर्वेद दवाइयाँ साइंटिफिक हैं या नहीं हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट केवल आयुर्वेद नहीं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी क्लियर होंगे। हम फिलॉसफी के ऊपर भी बात करेंगे, हम दर्शन शास्त्र फिलॉसफी उसके बारे में भी बात करेंगे, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम बॉलीवुड के बारे में भी बात करेंगे, हम हॉलीवुड के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो अगर हो सके तो ध्यान से देखिए। और मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। पहला सवाल या पहला आरोप जो आयुर्वेद पर लगता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर पर्याप्त रिसर्च नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम करती है या नहीं करती हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई भी साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, रिसर्च करने के लिए लगता है पैसा। अगर आपको रिसर्च करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो उसके लिए लगता है पैसा। आपको याद है जब भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था तो उसमें एक स्पीच आई थी कि हमने चंद्रयान का निर्माण इतने में कर दिया जितने में हॉलीवुड की एक मूवी बनती है, और उसको हमें बड़ा गर्व लगा था। चंद्रयान या कोई और स्पेस रॉकेट निकला था, मुझे अच्छे से याद नहीं, मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज ना थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। ये स्पीच आई थी एक नेताजी की। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है कि हमने इतने कम पैसों में इतना बड़ा रॉकेट इतना बड़ा लॉन्च कर दिया जो विश्व स्तर पर लोग देख रहे थे। ये गर्व की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है कि हमें पैसा नहीं मिलता है रिसर्च करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो स्पेस की हो या किसी और चीज़ की, हमें रिसर्च करने के लिए पैसा नहीं मिलता। अब आयुर्वेद में देखिए, अगर रिसर्च करनी है ना तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा दो सोर्स से मिल सकता है। पहला तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वहीं पर पैसा देती है जहाँ वोट बैंक होता है। जहाँ वोट है वहीं पर पैसा मिलेगा, ये बहुत ऑब्वियस है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पैसा नहीं मिलता है। जैसे आयुर्वेद की संस्थाएं हैं, सीसीआरएस है जिसने कोरोना के टाइम पे आयुष 64 को हाथ बनाया था, उन्होंने साइंटिफिक डाटा के साथ में अवेलेबल किया था कि कोरोना के केस में आयुष 64 जो काढ़ा था वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद था, और फिर उसे फाइनली एलोपैथी के डॉक्टर्स ने भी अलाउ किया था, याद रखिएगा ये वर्ड, उन्होंने अलाउ किया था कि चलिए ठीक है, आप जो क्वारंटाइन वाले पेशेंट हैं या जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उनको IS-64 का काढ़ा पिलाइए। उन्होंने अलाउ किया था, जैसे कि वो हमसे सुपीरियर हैं, बट एनीवे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं होती है, लेकिन यदि हम रिसर्च का परसेंटेज देखें कि मॉडर्न साइंस में एलोपैथी में जितनी रिसर्च हो रही है उसके मुकाबले आयुर्वेद में कितनी रिसर्च होती है, कितना पैसा मिलता है, तो इसका प्रतिशत बहुत ही कम होता है। गवर्नमेंट तो वैसे भी रिसर्च में कम ही पैसा देती है। दूसरा जो पैसा हमें मिलता है, हमें नहीं मतलब रिसर्च के लिए, वो प्राइवेट कंपनीज से मिलता है। प्राइवेट कंपनी होती है जो कि रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी दवाइयाँ मार्केट में लॉन्च करके बेचनी होती हैं। अब आयुर्वेदिक कंपनियां जो रिसर्च करती हैं वो इस प्रकार से होती है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का शतावरी का कोई ब्रांड है, शतावरी का कोई ब्रांड आ रहा है, ठीक है, शतावरी वो मार्केट में लेकर आएंगे कि ये लैक्टेशन के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो क्या करेंगे, किसी डॉक्टर से या किसी हॉस्पिटल में कांटेक्ट करेंगे कि यहाँ पर 400 महिलाएं हैं, 400 महिलाएं आ रही हैं, तो इनको लैक्टेशन फेलियर था, इनको दूध नहीं बन रहा था, तो इनको हमने शतावरी दिया, तो इतने लंबे समय का ड्यूरेशन का उपयोग करने पर इनको लैक्टेशन में फ़ायदा हुआ, और ये लैक्टेशन में फ़ायदा कर सकता है। ऐसा करके वो उसको बनाएंगे, फिर वो रजिस्टर करवा लेंगे और उस प्रकार के रिसर्च पेपर वो पब्लिश करते रहते हैं। लेकिन ये रिसर्च पेपर केवल इतनी ही होती है कि इस दवाई का प्रयोग करने से आपको इस XYZ बीमारी में फ़ायदा हुआ। जिस प्रकार की रिसर्च को मॉडर्न साइंस सर्टिफाइड करता है कि माइक्रोस्कोप के लेवल पर शरीर में कोशिकाओं के लेवल पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस प्रकार की रिसर्च जनरली प्राइवेट कंपनी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है, ऑब्वियसली बात है, उनको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है।
लिव 52 को मार्केट में लॉन्च होना है कि लिव 52 का प्रयोग करने से लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन में फ़ायदा होगा। तो वो रिसर्च करेंगे कि कोई व्यक्ति था, उसको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम थी, उसका सीरम बिलिरुबिन वगैरह ये इस लेवल का आ रहा था, हमने इसको लिव 52 का प्रयोग कराया, इतने दिन तक प्रयोग कराया, इतने दिन तक मॉनिटरिंग करी और उसके बाद इस कंडीशन में फ़ायदा हुआ। तो ऐसे हमारे पास 400 पेशेंट का, 200 पेशेंट का, 300 पेशेंट का, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके हिसाब से वो रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद वो उसे सर्टिफाइड करा के लॉन्च कर देते हैं। तो अगर ये बोला जाए कि क्या हमारे पास बिल्कुल ही रिसर्च डाटा नहीं होता, डाटा होता है, लेकिन ये डाटा माइक्रोस्कोप के लेवल पर नहीं होता, पेशेंट के लेवल पर होता है और ये ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी करवाती हैं, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल के साथ में टाई अप करके, उनके साथ में टाई अप करके वो इस प्रकार की रिसर्च कंडक्ट कराते हैं। अब मॉडर्न साइंस में जो रिसर्च बोलते हैं ना, वो वाली रिसर्च जो चाहिए ना, उसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। पैसा लगेगा किस प्रकार से, जैसे मान लो अगर मैं कोई रिसर्च करना चाहूँ, मेरे पर्टिकुलर एरिया में मुझे लोग हमेशा बोलते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों से जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मैं अपने एरिया में फेमस हूँ इस चीज़ के लिए कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। अब अगर मुझे अपना इसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो मान लीजिए पहली बात तो मुझे 400 पेशेंट को करना पड़ेगा कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, हम आपके ऊपर रिसर्च करेंगे। अब 400 पेशेंट का पहले दिन उनका सीबीसी काउंट कराना पड़ेगा। जो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है जिसमें हीमोग्लोबिन आएगा और बाकी के सारे पैरामीटर आएंगे, वो नोट कराना पड़ेगा। सभी पेशेंट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 30वें दिन उनका बार बार सीबीसी टेस्ट कराना पड़ेगा जिसमें मुझे मॉनिटर करना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको बाकी कोई दवाइयों से साइड इफेक्ट तो नहीं आने, इसलिए बाकी के ऑर्गन्स को भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं किडनी डैमेज हो रही है, ऐसा तो नहीं लिवर डैमेज हो रहा है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे ना, उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद अगर एक पेशेंट की सीबीसी जांच में 200 रुपए लगते हैं, 400 पेशेंट हैं, तो आप समझ लीजिए पर डे का खर्चा कितना हो गया एक बार के जांच कराने का। कितना हो गया इसमें आप जोड़ करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना खर्चा लग जाएगा। और अगर इसे मैं अपने लेवल पर 6 महीने तक करती हूँ तो उसमें कितना खर्चा आएगा। और इतना खर्चा यदि मैं एक बीमारी पे एक समय के लिए करती हूँ तो मुझे अगर वास्तव में इसे क्लिनिकल ट्रायल के रूप में प्रस्तुत करना है, क्योंकि वो फिर और नए स्टैंडर्ड देंगे जिसमें आपको इसे क्रॉस चेक करना होगा, तो कितना खर्चा आएगा इस्टेब्लिश करने के लिए कि इस XYZ कंडीशन में ये बीमारियां, ये दवाइयां फायदा करती हैं। लाखों का खर्चा ऑब्वियसली आने वाला है, लाखों का खर्चा। और यदि 400-500 का डाटा ना क्लिनिकल ट्रायल के लिए ज़्यादा वैलिड नहीं होता, वहाँ आपको चाहिए होते हैं 5,000, 10,000, 20,000 लोगों का डाटा चाहिए होता है और उनका भी लॉन्ग टर्म का डाटा चाहिए होता है। तो इतने लोगों पर रिसर्च करने के लिए कितना पैसा लगेगा, वो नहीं होता। रिसर्च करने के लिए उतना पैसा नहीं होता है, इसे आप मानो या नहीं मानो। बोलेंगे एलोपैथी वालों के पास कैसे हो जाता है, भैया वहाँ ज़बरदस्त फंडिंग होती है। हम सब जानते हैं कि एलोपैथी की दवाइयों में ज़बरदस्त फंडिंग होती है, सारा एक पूरा मार्केट है इस चीज़ का, दवाइयों का, नई दवाइयाँ मार्केट में लाने का, नई दवाइयाँ नई नई बीमारियों के साथ में लॉन्च करने का एक पूरा मार्केट बना हुआ है, जहाँ पर नई रिसर्च होती है और नई रिसर्च के कंप्लीटली ट्रायल होने से पहले प्रोडक्ट मार्केट में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, यहाँ तक कि रिसर्च क्यों नहीं है अवेलेबल। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले 10 साल में, 15 साल में रिसर्च अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो नहीं होने वाली। मैं आपको बता रही हूँ 200 साल तक तो नहीं होने वाली। ये वीडियो अगर इंटरनेट पे रहा 200 साल तक, मैं तो जिंदा रहूंगी नहीं, पर अगर 200 साल बाद कोई इस वीडियो को कभी देखेगा तो ये याद रखेगा कि आज से 200 साल पहले डॉक्टर नेहा जोशी ने ये बात कही थी। रिसर्च क्यों नहीं होने वाली, क्या होता है ना कि ये जो कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंपनी, मैं ये नहीं बोलूंगी कोई पर्टिकुलर कंपनी भी नहीं बोलूंगी, ये जो सारे सब कुछ मिला के बिजनेसमैन होते हैं जिनको पैसे कमाने होते हैं, जिनको कुछ सेल करना होता है, ये हमेशा मार्केट कैपेसिटी देखते हैं। कहाँ मार्केट है वो वहां अपना पैसा लगाते हैं, वहां अपनी एनर्जी लगाते हैं। अभी आयुर्वेद में मार्केट नहीं है, अभी एलोपैथी में बहुत बड़ा मार्केट है। अभी आयुर्वेद में कोई खास रिसर्च नहीं होने वाली, थोड़ी बहुत 19-20 वाली होगी, ज्यादा नहीं होगा। 200 साल के बाद जब एलोपैथी पूरी तरीके से निचुड़ जाएगा कि अब कुछ नहीं बचा यार, कि हम कैसे अब हम इससे से क्या ले, 200-250 साल के बाद ना फिर ये कुछ नया लेकर आएंगे और फिर आयुर्वेद का लेकर आएंगे। जैसे कि अभी आप योग भारत का है, सब जानते हैं कि जो योग शास्त्र है वो पूरी तरीके से आयुर्वेद का है। लेकिन यदि आप इंटरनेट पर इसका कोई वीडियो देखो, XYZ वीडियो सर्च करो, तो
3 से 4 वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि किसी आयुर्वेद नहीं सॉरी भारतीय इंसान के होंगे। बाकी सब योग, हर्बल, मेडिटेशन, इन सब में जितने आपको ऑडियो मिलेंगे, जितने वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, वो हमेशा फॉरेनर्स के होंगे। वो योग को योगा, तंत्रा ऐसे करके उसको बेचेंगे, वहां पर कोर्स चला रहे हैं अलग अलग प्रकार के, क्योंकि उनको सेल करना आता है, उनको मार्केट समझना आता है। और भारत के लोग योगा नहीं करते। चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। आप लगेगा कि जब आयुर्वेद दवाइयों के बारे में रिसर्च ही नहीं है तो हम उनको कैसे माने कि बीमारियां ठीक करती है। रिसर्च करने के पहला तरीका तो ये हो गया कि जो आप पैसे देके इसमें करवाते हो। दूसरा एक रिसर्च का तरीका ये भी होता है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जगह पर जो डॉक्टर्स थे पहले के, जो वैद्य थे, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए चरक संहिता में एक मेडिसिन का वर्णन आता है, शीतोप्लादी चूर्ण, मार्केट में आपको मिल जाएगी। अब चरक संहिता जो है वो इतिहासकारों के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं तो आप बोल दोगे ये बायस हो रही है। इतिहासकार लोग बोलते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पुरानी किताब है ये चरक संहिता। अब चरक संहिता में इसका वर्णन आता है। उसके बाद 2-2.5-3 हजार साल पुरानी अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय है, उसमें भी वर्णन आ रहा है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद 13वीं शताब्दी में एक षाडंगर संहिता है, उसमें भी इसका वर्णन आ रहा है। फिर अभी जो आयुर्वेद प्रकाश वगैरह कविताएं जो है, किताबें हैं जो कि 18वीं सदी में लिखी गई हैं, उसमें भी वर्णन आ रहा है। और बीच में ऐसा तो है नहीं कि 5000 से लेकर 2500 के बीच में कुछ भी नहीं था, वहां पे भी ग्रंथ लिखे गए थे बहुत सारे, उसमें भी इन सारी चीजों का वर्णन आ रहा है, दवाइयों का वर्णन आ रहा है। एक ही चीज के बारे में अलग अलग वैद्य अपना ओपिनियन कंटिन्यूअस पीढ़ी दर पीढ़ी लिखते हुए आ रहे हैं। तो अगर आचार्य चरक ने 500 पेशेंट के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये पाया कि शीतोप्लादी चूर्ण इस XYZ कंडीशन में फायदा करती है, तो अगर हम केवल उनके 500 पेशेंट एक साल के भी मान लें और फिर तब से 500 500 500 5000 साल तक लेकर आएंगे ना, तो ये गणित बहुत ज्यादा निकल आएगी। इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग, और ऐसा भी नहीं कि एक जन लिख कर आ रहा है। पूरे भारत में आयुर्वेद के कम से कम 100 से ज्यादा ग्रंथ होंगे, 1 2 3 नहीं, 100 200 से भी ज्यादा ग्रंथ होंगे। और उन ग्रंथों में अलग अलग लेवल पर अलग अलग मेडिसिन का वर्णन आता है, बहुत सारी। जैसे जो मैंने अभी आयरन के लिए बताया, मंडूर भस्म का वर्णन रस रत्न समुच्चय, जो कि 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के आसपास की किताब है, उसमें भी आ रहा है। आयुर्वेद प्रकाश जो 18वीं शताब्दी की किताब है, उसमें भी आ रहा है। वहां भी उन्होंने इसके निर्देश लिखे हुए हैं कि इस XYZ वाली कंडीशन में ये पित्त विरेचक होती है, कफ का शमन करने वाली होती है, पित्त का प्रकोप करने वाली होती है, प्लीहा के ऊपर कार्य करती है। 7वीं शताब्दी पर लिखा उन्होंने। उसके बाद के सारे ग्रंथ हैं उन्होंने भी लिखा। ऐसा तो है नहीं कि कॉपी पेस्ट कर रहे थे, और ये ऐसे लोग भी नहीं है कि जो राइटर हैं। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं वो आयुर्वेद के डॉक्टर्स ने, आयुर्वेद के वैद्यों ने लिखे हैं, जो कि उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, उसे बना रहे थे, उसे लोगों को दे रहे थे, उन्होंने ये इन ग्रंथों को लिखा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी मेडिसिन का वर्णन, उसका पॉजिटिव और निगेटिव वर्णन पीढ़ी दर पीढ़ी शास्त्रों में लिखा हुआ आ रहा है, और अभी आप उसको प्रयोग कर रहे हो। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने मंडूर भस्म अपने पेशेंट को दी और उससे उनका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। पित्तज प्रकृति के लोगों में पित्त विरेचक होता है, अल्प मात्रा में देना पड़ता है, शहद और घी के साथ देने पर ज्यादा फायदा करता है। मधुमेह के पेशेंट को यदि आंवले और हल्दी के चूर्ण के साथ में दिया जाए तो ज्यादा फायदा करता है। यदि सामान्य तौर पर देना है, बिल्कुल और कुछ नहीं मिलाना है, तो प्लेन मंडूर भस्म को दे दिया जाए तो भी फायदा करता है। जॉइंटिस वाले पेशेंट को अगर देना है तो उसे आरोग्य वर्धनी वटी के साथ में देना फायदेमंद करता है। तो आज 21वीं सदी में मैं इसको बोल रही हूँ, पहले आचार्यों ने अपना लिखा हुआ है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यदि कोई नॉलेज एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में आता है तो उसे भी वेरीफाई ही माना जाता है। मॉडर्न साइंस नहीं मानेगा। मैं पहले बता दूं, मॉडर्न साइंस तो क्या करते हैं, फील्ड भी हमारी है, नियम भी हम तय करेंगे और हम ही डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा। समझ रहे इस बात को? फील्ड भी उनकी है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे तरीके से तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा। रूल्स भी उन्होंने ही बनाए अपने तरीके से, और उसके बाद डिसीजन लेने का पावर भी उन्हीं का है। मॉडर्न साइंस कुछ इस प्रकार से कार्य करती है कि जैसे अगर आपके सिर में दर्द है और उसके लिए आपने पथ्यादि काढ़ा लिया और फिर आपने बोल दिया कि मैंने काढ़ा लिया तो उससे मुझे फायदा हुआ, तो वो बोलेगी नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में कोई चेंज नहीं आया।
क्योंकि आपके रिपोर्ट से हमें वेरीफाई नहीं हो रहा है कि आपको फायदा है कि नहीं है। आपने बोला कि मुझे पेट में दर्द था, मुझे पेट में स्पाज्मोटिक पेन आ रहे थे, या फिर मुझे पूरे शरीर में टूटन महसूस हो रही थी, बुखार महसूस हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी और मन उदास था, शरीर में हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, मुझे ये सारे लक्षण आ रहे थे, जिसके लिए मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया और दिखाने के बाद अब मुझे फायदा है। मॉडर्न साइंस बोलेगी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको फायदा नहीं है, आप रिपोर्ट बताइए, आप प्रूफ करिए। अरे भाई, ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है? प्रत्यक्ष अपने आप में प्रमाण होता है और कोई एक पेशेंट नहीं बोल रहा है, एक एक बीमारी के हजारों लाखों पेशेंट हैं जो बोलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बोल रहे हैं। तो मॉडर्न साइंस इसको रिसर्च में नहीं मानेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आयुर्वेद की जो रिसर्च होती है वो क्लासिकल, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अलग अलग शास्त्रों के आधार पर होती है। अलग अलग वैद्य अलग अलग प्रकार के योग निकाल कर लाते हैं, उसे वो देखते हैं कि किस कंडीशन में फायदेमंद है, किस में फायदेमंद नहीं है, किस पेशेंट में किसके साथ देने से फायदेमंद है, किस पेशेंट में किसके साथ नहीं देने से फायदेमंद है, ये सब वो बताते हैं। इसको डॉक्यूमेंट करते हैं, इसको नोट करते हैं और एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं नहीं करते थे। इस आधार पे ये जो शास्त्रोक्त तो नुस्खे बनते हैं, आपको जो चंद्र प्रभावटी मिलती है पेशाब की प्रॉब्लम के लिए, आपको बच्चे नहीं ठहर रहे हैं तो उसके लिए आपको पुष्प धनवा रस दिया जाता है, ओलिगोस्पर्मिया है तो पुष्प धनवा रस दिया जाता है, अगर आपको आग आ रही है तो उसके लिए कुटज घनवटी दी जाती है। तो इन सब का निर्माण इसी परंपरा के आधार पर होता है और ये एटलीस्ट भारत में लीगल है। जब लीगल है तो फिर इसके ऊपर सवाल उठाना, इसके ऊपर बोलना कि ये साइंटिफिक नहीं है, अपने ही देश में अपने ही चिकित्सा पद्धति को बोलना कि ये साइंटिफिक नहीं है, पता नहीं क्या लॉजिक है। तीसरा सवाल जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी कि हमारी जो पद्धति है आयुर्वेद, इसे साइंटिफिक क्यों नहीं बोलते। पहली बात तो मॉडर्न साइंस जिन चीजों के ऊपर काम करती है और आयुर्वेद के जो बेसिक सिद्धांत है, दोनों एक कभी नहीं हो सकते। आयुर्वेद बेसिक रूप से वात पित्त कफ के ऊपर काम करते हैं, सप्त धातु के ऊपर काम करते हैं, मन के ऊपर काम करते हैं, ओज के ऊपर काम करते हैं। अब वात पित्त कफ को आप शरीर के अंदर लोकेट कैसे करोगे? नहीं कर सकते। ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये शरीर को समझने का एक दर्शन है, एक विचारधारा है जिसके आधार पर डिस्कशन होता है। मॉडर्न साइंस किसके ऊपर काम करती है कि देखिए, एग्जाम्पल देखिए आपको बताती हूँ। आप लोगों ने कभी भी आम खाया है? अच्छा, अभी तो गर्मी का सीजन आ रहा है, मार्केट में आम आने भी लगे होंगे। तो अगर आपने आम कभी खाया है, ऑब्वियसली खाया ही होगा, तो आपने आम खाया, आपको मीठा लगा, बढ़िया बढ़िया उसका मीठा मीठा स्वाद आया। जब आपने उसको खाया तो आपका मन भी प्रसन्न हुआ, चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल भी आई कि यार बढ़िया, क्या स्वादिष्ट आम है, बढ़िया सा। ये हो गया, ये जो आपने खाया उससे आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई, मन खुश हुआ, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी तो एकदम से एनर्जी महसूस हुई, अच्छा लगा। ये आयुर्वेद है। एलोपैथी बोलता है या मॉडर्न साइंस बोलेगा आपने ये जो खाया ये सब तो ठीक है, इसके अंदर XYZ टाइप का एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की वजह से आपको आम अच्छा लग रहा है, तो अब हम इस मॉलिक्यूल को इस आम के अंदर से निकाल देंगे, एक कैप्सूल में पैक कर देंगे, अब आप इसे खाइए और आम का स्वाद लीजिए। वो कैप्सूल आपके शरीर में अंदर जाके वही चीजें पैदा करेगा जो आम पैदा करता है, लेकिन क्या उसे खाने से आपको वही एहसास होगा जो आम के खाने से एहसास होता है? आप रोटी खाते हो ना, नान खाते हो, तंदूरी रोटी खाते हो, अब तंदूरी रोटी के कैप्सूल बन के आ जाए मार्केट में, तंदूरी रोटी कैप्सूल आएंगे भी। जिस तरीके से विटामिन के सप्लीमेंट आने लगे हैं ना, अगले 10-15 सालों में आपको मिलेगा। प्रोटीन के सप्लीमेंट आते ही हैं कि केवल प्रोटीन है, कैलोरी नहीं है, उसको हमने अलग कर दिया। वैसे ही आपको कुछ समय के बाद रोटी का सप्लीमेंट, कार्बो है, खाना नहीं खाना होगा आपको, सुबह के टाइम पे 10-12-15 कैप्सूल निकालने हैं, वो कैप्सूल खाना है। खाना बनाने की भी प्रॉब्लम खत्म, खाना कुक करने वाली जो प्रॉब्लम होती है कि आप खाना बनाएंगे वो खत्म, खाने को स्टोर करने की भी प्रॉब्लम खत्म। मार्केट से केवल सप्लीमेंट के डब्बे लेकर आइए, बच्चे को भी वही सप्लीमेंट दीजिए, आप भी वही खाइए, खाना वाना कौन बनाएगा? ये सब ओल्ड एज पुरानी बातें। तो आयुर्वेद एलोपैथी में बेसिक अंतर ये है। तो आप वात पित्त कफ को कभी भी माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते, आप ओज को माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये तो बेसिक अंतर हो गया। दूसरा एक जो अंतर है, मॉडर्न साइंस क्या करती है कि
XYZ बैक्टीरिया है या XYZ वायरस है, इसको खत्म जो कर देगा वही एंटीबायोटिक, वही एंटीवायरल फायदेमंद है। यह उसी तरीके की बात हो गई कि भाई सूरज है और सूरज की वजह से आपको शरीर पे रैशेज आ रहे थे, तो आप दवाइयां ऐसी बनाइए कि जिससे सूरज खत्म हो जाए। अब आपको लग रहा है क्या स्टूपिड बात है, सूर्य कैसे खत्म होगा? आपको खुद को प्रोटेक्शन लेना है ना। खुद आप या तो घर के अंदर रहो या कोई छाता लेकर चलो या कॉटन के कपड़े पहन के चलो, सूर्य को कैसे खत्म कर रहे हो? तो वही चीज तो है। इंसान का जन्म अभी हुआ है 10, 12, 15 हजार साल पहले, ऐसा डार्विन का जो सिद्धांत है एवोल्यूशन का उसके हिसाब से, है ना। वायरस आए थे करोड़ों साल पहले। वायरस हम जितना एडवर्स इन्वायरमेंट सोच सकते हैं उससे लाख गुना ज्यादा एडवर्स इन्वायरमेंट देख कर सीख कर आए हैं। उनके अंदर म्यूटेशन होता रहता है, वो बार बार चेंज हो जाएंगे। आप एक प्रकार के वायरस को खत्म करोगे, अगले दिन दूसरा वायरस मार्केट में आ जाएगा। और ये होता है, आप लोगों ने देखा है, हर साल मार्केट में वायरस से रिलेटेड एक नया डिसऑर्डर आ जाता है। चिकनगुनिया भी आया, कोरोना भी आया, कोरोना के बाद एक विशेष प्रकार की खांसी भी फैली, जिसके बारे में जो एक विशेष प्रकार की कवक से हो रही थी। उसके बाद बर्ड फ्लू भी आया बीच में, और स्वाइन फ्लू वगैरह जैसे डिसऑर्डर हर 1-2 साल में आते रहते हैं। वायरस में म्यूटेशन होता रहता है, आप उसे कितना भी डिस्ट्रॉय कर लो, वो किसी ना किसी दूसरे रूप में आकर आपको बीमारियां करते रहेंगे। आयुर्वेद कहता है कि आप खुद कपड़े पहनिए। सूरज आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको खत्म नहीं करना है, आपको खुद को प्रोटेक्शन लेना है। आप अपने शरीर में वात पित्त कफ को बैलेंस रखिए। बाहर जो भी हो रहा है वो आपसे मतलब नहीं रखता, आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। आपको खुद को अपनी इम्यूनिटी, खुद को अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। ये बेसिक अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में। तो इसीलिए दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। एक लीटर है, एक किलोमीटर है, दोनों अपने आप में जरूरी है। लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप लीटर को किलोमीटर में नहीं बदल सकते, किलोमीटर को लीटर में भी नहीं बदल सकते। ये बेसिक अंतर है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात जो आती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना, पता नहीं क्यों जितने भी बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं उन्हें समझ में क्यों नहीं आती। मॉडर्न साइंस जो है इसे यूरोपीय चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। इसका जो ओरिजिन है, स्टार्टिंग है, वो यूरोप के देशों में हुई है। यूरोप के देश, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब यूरोप के देश आते हैं। अब किसी भी चीज का ओरिजिन देखना हो या कोई भी चीज हमें समझनी हो, हमें हॉलीवुड की फिल्में समझनी है, हमें फैशन समझना है, हमें पॉलिटिक्स समझनी है, जियो पॉलिटिक्स ना, तो वहां उस देश की, उस एरिया की विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यूरोप का जो दर्शन शास्त्र है, वहां का जो समाज का जो दर्शन शास्त्र है, वो हमेशा थोड़ा सा आत्ममुग्धता, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला रहा है, आज भी है। उसको मैं आयुर्वेद के अलग दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देकर बताऊंगी। वो जो हॉलीवुड की फिल्में बना देते हैं, उसी की कॉपी फिर भारत में होने लगती है। वो अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि हम सुपीरियर हैं। आप उनकी फिल्मों का भी ट्रेंड देखोगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हर बार कोई एलियन है जो आक्रमण कर रहा है और उससे बचाने की जिम्मेदारी हॉलीवुड की, यानी कि अमेरिका की है। अमेरिका को, पूरी दुनिया को बचाना है। कोई XYZ वायरस फैल रहा है और उस वायरस से अमेरिका पूरे देश को बचाएगा, पूरी दुनिया को बचाएगा। उनका कोई भी, इस मामले में एक कॉमेडियन का भी एक जोक था कि अगर यूरोप के देशों का किसी दूसरे देश के साथ में लड़ाई होती है तो वो उसे वॉर कहते हैं, और इंडिया पाकिस्तान का कुछ होता है तो उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। मतलब ये तो बस इनका आपसी झगड़ा है, उनका जो हो रहा है वॉर हो रहा है। मतलब वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर दिखाते हैं। भारत में जब अंग्रेजों का शासनकाल था, इस मामले में मैंने चैट जीपीटी से पूछा, और चैट जीपीटी से मैंने पूछा क्या भारत में जब अंग्रेज थे तो उन्होंने आयुर्वेद के विकास या आयुर्वेद के लिए कुछ भी कार्य किया? तो चैट जीपीटी ने आंसर दिया, एक मिनट, नहीं, अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान आयुर्वेद के विकास पर जोर नहीं दिया, बल्कि अधिकांशतः उसकी उपेक्षा की। भारत में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को उन्होंने बढ़ावा दिया, उनकी जो चिकित्सा पद्धति थी उसे उन्होंने बढ़ावा दिया। आयुर्वेद को उन्होंने अवैज्ञानिक एवं पिछड़ा हुआ घोषित करने की कोशिश की, जो कि आज भी चल रहा है। मतलब अंग्रेजों ने जो हमारे दिमाग के अंदर जो बीज डाला था, कहते हैं ना किसी को गुलाम आप कभी भी जंजीरों से नहीं बनाते, दिमाग में जो बीज होता है उसकी वजह से बनाते हैं। तो हमारे अंदर आज भी ये चीज है कि
यूरोप की तरफ से जो कुछ भी आता है वो हमेशा सुपीरियर होता है, उनकी नॉलेज सुपीरियर है, उनकी रिसर्च सुपीरियर। अब एक बात बेसिक कॉमन सेंस से सोचो, यूरोप से निकली है एलोपैथी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति, ठीक है, उसको आए गए अभी मुश्किल से 200-300 साल हुए हैं, ठीक है। यूरोप की जो चिकित्सा पद्धति है मुश्किल से 200-300 साल में इसने पूरे विश्व के ऊपर एक अपना डोमिनेंस बना दिया 200 साल में। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 5000 साल पुरानी है। आयुर्वेद के जैसे ही यूनान की चिकित्सा पद्धति है यूनानी चिकित्सा, लगभग आयुर्वेद के समकालीन है। इसका काल भी इतिहासकार लगभग 2.5 से लेकर 4000 वर्ष पूर्व बताते हैं, यूनानी चिकित्सा पद्धति। उसके बाद एक सिद्ध चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथी उसके बाद में आई है, लेकिन होम्योपैथी भी एक प्रॉपर साइंस रहा है और ये यूरोप की तो नहीं है, बाहर से निकली हुई है। फिर चाइना का एक सिद्धांत है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, लगभग ये भी 4 से 5000 साल पुराना है और आज भी इसके टेक्स्ट मिलते हैं। और इन सारे ग्रंथों के, इन सारी चिकित्सा पद्धतियों के, ऐसा नहीं कि अफवाह कहीं पर भी उड़ रही है, इनके बकायदा बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। कई ग्रंथ जला दिए गए भारत में, हम जानते हैं भारत में जब मुगलों का आक्रमण हुआ, जब अंग्रेज भी भारत में थे तो उन्होंने भारत के शास्त्रों को जलाया। हमारे पास जो हमारी किताबें थी सबसे ज्यादा उसी को जलाया गया और हमारे दिमाग में ये चीज भरा गया कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो पिछड़ा है, वो अवैज्ञानिक है, हर चीज हमारी अवैज्ञानिक है। तो ये हमारे दिमाग के अंदर भरा गया और वो चीज आज भी चल रही है। हमें दूसरी चीजों के मामले में तो ये चीज कभी कभी दिख जाती है, बॉलीवुड के मामले में, संस्कृति के मामले में, कपड़ों वगैरह के मामले में कभी कभी दिख जाती है, हमेशा तो नहीं दिखती, क्योंकि दिख भले ही जाए, एक आध कोई वीडियो भले ही बना दे इस तरीके का, लेकिन जब हम जनरली बात करेंगे, सोसाइटी में देखेंगे, तो वहां से जो ट्रेंड आता है वही हम फॉलो करते हैं। वो लोग पहले फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद वहां से जो फैशन का ट्रेंड आता है, उन्होंने हाई हील्स पहनना चालू किया तो हमने हाई हील्स पहनना चालू कर दिया, है ना, वहां से होता है सारी चीजें। तो यूरोप की तरफ से जो कुछ भी आएगा वो अपने आप को बहुत डोमिनेंस दिखाते हैं, उनका एक बेसिक नेचर है कि इस दुनिया का सब कुछ है, वो सारा ज्ञान हमारे पास है, हमें ही सबको बचाना है, जो हमने तय किया है हम कर रहे हैं वही सब होगा, वही सबसे श्रेष्ठ है। वो अहंकार की परंपरा वहां पर है और वो सिर्फ साम दाम दंड भेद के द्वारा आपके एजुकेशन सिस्टम, आपके दिमाग में ऐसे बीज डालते हैं साइंस के नाम पर या दूसरी चीजों के नाम पर कि आपको वही चीजें सही लगने लगती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एलोपैथी खराब है, मैंने कभी नहीं बोला कि एलोपैथी खराब है, वो भी साइंस है, लेकिन आप सही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का हर व्यक्ति गलत है, हमें ही सबको बचाना है, जो हमने तय किया है हम कर रहे हैं वही सब होगा, वही सबसे श्रेष्ठ है। वो अहंकार की परंपरा वहां पर है और वो सिर्फ साम दाम दंड भेद के द्वारा आपके एजुकेशन सिस्टम, आपके दिमाग में ऐसे बीज डालते हैं साइंस के नाम पर या दूसरी चीजों के नाम पर कि आपको वही चीजें सही लगने लगती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एलोपैथी खराब है, मैंने कभी नहीं बोला कि एलोपैथी खराब है, वो भी साइंस है, लेकिन आप सही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का हर व्यक्ति गलत है। आपको सही होने के लिए, एलोपैथी को, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति को सही होने के लिए हमेशा आयुर्वेद को गलत ठहराने की, यूनानी को गलत ठहराने की, होम्योपैथी को और ये मर्म चिकित्सा को, एक्यूपंक्चर को, एक्यूप्रेशर को गलत करने की कोई तरीका, कोई सही बात नहीं है। मतलब एक आपको एग्जाम्पल दूं कि आज के समय में किसी को माइग्रेन हो, माइग्रेन डिसऑर्डर एलोपैथी वालों ने डायग्नोज किया, उन्होंने बोला कि माइग्रेन है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में वो खुद बोल देंगे, खुद ही बोलेंगे माइग्रेन, एंजाइटी, ये सब उन्होंने ही डिस्कवर किए, ये वर्ड जो है ना वो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति ने डिस्कवर किए। अब जब किसी को एंजाइटी होगा, किसी को माइग्रेन होगा, तो उसके ट्रीटमेंट में क्या बोलेंगे, गुस्सा कम किया करो, शांत रहा करो और अच्छा म्यूजिक सुनो, ठंडे इन्वायरमेंट में रहो, ब्राइट कलर ज्यादा मत देखा करो, थोड़े लाइट कलर, कामिंग सूथिंग कलर पहना करो, ठंडे पानी में पैर रखो। ये मैं नहीं बोलूंगी, ये न्यूरो साइंटिस्ट और न्यूरो रिसर्चर जो होते हैं वो बोलेंगे कि ये सारी एक्टिविटी करने से आपका जो ब्रेन का सिस्टम है वो थोड़ा सा कूल डाउन होता है, आपको जो एंजाइटी के अटैक आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। आयुर्वेद वाले बोलेंगे कि जब वात के कारण आपके दिमाग में विचारों की गति ज्यादा हो जाती है तो वात का शमन करने के लिए आपको कूलिंग म्यूजिक सुनना है और घास के ऊपर चलना है, ठंडे पानी में पैर रखना है। मतलब आयुर्वेद वाले पकड़ेंगे तो कान ऐसा, एलोपैथी वाले पकड़ेंगे तो ऐसा, और फिर बोलेंगे सारा नॉलेज हमारे पास है। एक ही बात है, वही चीज तो हमने बोली, हमने उसको वात का बोला, आपने उसको फिर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि इस प्रकार की एक्टिविटी करने से, कूलिंग म्यूजिक सुनने से आपके दिमाग के अंदर ये XYZ प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको अच्छा लगता है, इसकी वजह से आपके एंजाइटी के अटैक कम हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, पर हमने भी वही बोला था, लेकिन नहीं, आपने बोला आप अवैज्ञानिक हो, हमने बोला हम वैज्ञानिक हैं। पता नहीं,
तो ये एक पूरा एक रीजन है मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के पीछे लड़ाई होने का, या फिर कंटिन्यूअसली। और सबसे अजीब बात यही है ना कि आयुर्वेद वालों को भारत में रह के भारत की चिकित्सा पद्धति को, भारत के एजुकेशन सिस्टम को, भारत की संस्कृति को, हर चीज को ना अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। उनका पॉप म्यूजिक अच्छा है, हमारा क्लासिकल कोई नहीं सुनता। हर व्यक्ति जानता है कौन सुन रहा है क्लासिकल आज। कोई एक कॉन्सर्ट में चले जाएंगे अलग बात है, हम सम्मान दे देंगे, लेकिन हम सुनते तो वही चीज है ना, बॉलीवुड का जो हॉलीवुड से इंस्पायर होकर आता है। वहां उन्होंने लॉकिंग पॉपिंग चालू कर दिया तो यहाँ चालू हो जाएगा। सब कुछ वहीं से आ रहा है, रिसर्च वहां पर होगी। अभी एक देखो, ऐसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ। कुछ समय पहले पहले हर चीज प्लास्टिक में नहीं आती थी। मैं खुद अपने बचपन की बता रही हूँ, 30 साल पहले तक मैंने देखा हुआ है कि किराने की जगह पर जब हम जाते थे किराना खरीदने के लिए, तो वो पोहा वगैरह कागज के पेपर में रैप करके देते थे, 30 साल पहले। फिर ये जितनी भी इंडस्ट्रियल हैं, जो बेचने वाली परंपरा है पूरी, उन्होंने मार्केट देखा प्लास्टिक का, तो उन्होंने पोहा, उपमा, रवा सब प्लास्टिक में पैक करना चालू कर दिया, पानी प्लास्टिक में बेचना चालू कर दिया। अभी सब प्लास्टिक में चल रहा है। अब जाके रिसर्च आ रही है। रिसर्च पहले भी आ सकती थी कि ये प्लास्टिक नुकसान करता है, लेकिन पहले नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि पहले उनको प्लास्टिक का मार्केट दिखाई दे रहा है। अब उनको पता चलेगा कि प्लास्टिक से हम जितना मार्केट कैप्चर करते थे, कर सकते थे, हमने कर लिया, लोगों को आदत पड़ गई है। अब तो प्लास्टिक नॉर्मल रेगुलर यूज में चल रहा है। तो अब उन्होंने नया मार्केट निकाल दिया कि प्लास्टिक से आपको नुकसान होता है, प्लास्टिक का यूज करने से माइक्रो प्लास्टिक है वो आपके शरीर में जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, उन्हीं की रिसर्च बोल रही है। तो फिर पहले क्यों प्लास्टिक में दिया खाना, पहले क्यों पानी प्लास्टिक में दिया, पहले क्यों अप्रूव किया कि ये प्लास्टिक में पानी हम पिएंगे वो हेल्थ के लिए सेफ होता है, अब बोल रहे हो कि वो प्लास्टिक लेने से नुकसान होता है। ये मार्केट है, ये रिसर्च का मार्केट है, पूरी तरीके से रिसर्च का मार्केट है। आज आपको जो प्लास्टिक में दे रहे हैं, ये अब आपके दिमाग में बैठाएंगे कि प्लास्टिक नुकसान करता है, नुकसान करता है, नुकसान करता है। फिर जब सबके दिमाग में बैठ जाएगा कंटिन्यूअसली, फिर ये मार्केट में वापस लॉन्च करेंगे कुल्हड़, चीनी मिट्टी के बर्तन जो हमारे यहाँ पहले से मिलते थे, उस पर लगाएंगे अपना प्राइस टैग, अपना लेवल, फिर उसे बेचेंगे और उसे खरीदेंगे करोड़पति, लखपति, एलाइट लोग, बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, वो उसे खरीदेंगे। और आम जनता जो है, जो प्लास्टिक का यूज करे, उसे बोलेंगे तुम लोग अशिक्षित लोग हो, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, तुम लोग गलत चीजों का इस्तेमाल करते हो। फिर वो कुल्हड़ का, चीनी मिट्टी के बर्तनों का मार्केट आएगा कि ये फायदेमंद होती है, इससे ये बीमारियां बचती है, इससे ये अच्छा होता है। फिर वो कांच की बोतलें, ये सब लेकर आएंगे। एक बार जब वो ट्रेंड में आ गया पूरी तरीके से, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हो रही है? आज से 100 साल पहले हर व्यक्ति ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा था। 100 साल में उन्होंने बोला कि नहीं, यूरिया डालो, खाद ज्यादा पैदावार होगी, लालच दिया, खूब लालच दिया। आज का हर व्यक्ति ग्लूटेन एलर्जी हो गई है। भारत में अभी नई रिसर्च आई है कुछ समय पहले कि भारत में, उत्तर भारत के लगभग 70% व्यक्तियों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी कि दूध से एलर्जी होती है। अब आप ये सोचिए कि भारत हमेशा से घी दूध प्रधान देश रहा है, हमेशा से, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज से 100 साल पहले तो लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होती थी, अब लैक्टोज इंटॉलरेंस है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है वास्तव में। सोचो क्यों हुई है? इन 100 सालों में क्या हुआ? इन 100 सालों में आपकी जो गाय थी ना, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन किया गया, उसको इंजेक्शन लगाए गए ये बोल के कि इससे दूध की पैदावार बढ़ेगी, और उससे दूध की पैदावार बढ़ी। आपको लगा कि अरे हमारे देसी तरीके तो कितने अवैज्ञानिक हैं, कितने बेकार है, ये तरीका कितना अच्छा है। फिर आपने वो इंजेक्शन लगवाए, आपने उन इंजेक्शन के माध्यम से गाय को ज्यादा दूध निकालने पे मजबूर किया। वो दूध की क्वालिटी खराब हुई, जिसे उन्होंने नहीं माना कि दूध की क्वालिटी खराब है। उन्होंने, जिसने भी बोला कि दूध की क्वालिटी खराब होती है, ये दूध आपको नुकसान कर रहा है, उसे अवैज्ञानिक घोषित किया। और आज जाके जब वो पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, अब जाके बोल रहे हैं अरे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। क्यों? क्योंकि अब उनको वेगन मिल्क प्रमोट करना है, अब उनको काजू का मिल्क प्रमोट करना है, एलमंड मिल्क प्रमोट करना है, मार्केट में लेकर आना है वेगन इंडस्ट्री के नाम पर। अब वो एक नई इंडस्ट्री बना रहे हैं। अभी जो एलोपैथी की दवाइयां आपको दी जा रही हैं, हर दवाई A to Z आपके लिवर और किडनी को डैमेज करती है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे।
नहीं बोलेंगे आपसे कि डैमेज करती है, वो अपने ऊपर कभी नहीं लेंगे क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और भारत में गरीब लोग इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें एजुकेशन की पड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो वो नहीं बोले, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान करती है ये बोलेंगे। आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाने से आपको नुकसान होता है, वो ये बताएँगे। रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, सब कुछ करेंगे जो आयुर्वेद के अगेंस्ट में होगा। वो अगले 200-300 साल आपको यूज़ करेंगे, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को यूज़ करेंगे। जब 300 साल के बाद अब आप उनके लिए किसी काम के नहीं हो, फिर वो वापस आयुर्वेद को नए तरीके से लेकर आएँगे और फिर वो अपना लेबल लगाएँगे। आज मिनरल वाटर मिल रहा है ना हमें, मार्केट में हमारा जलजीरा या हमारा नींबू पानी पहले से आता था मार्केट में, हमेशा से आता था। अब वही डिटॉक्स वाटर के नाम पे बोतलों में पैक होकर आ रहा है। ये पानी आपको डिटॉक्स करेगा। वही डिटॉक्स की टैबलेट आपको आ रही है मार्केट में, अलग-अलग प्रकार की आ रही है, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रही है। पता नहीं ये मार्केट का खेल हमारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोगों को क्यों समझ में नहीं आता। जहां तक आयुर्वेद एलोपैथी की बात है, एलोपैथी बहुत अच्छा साइंस है, आयुर्वेद बहुत अच्छा साइंस है। दोनों का इस्तेमाल रजिस्टर्ड डॉक्टर के अंडर में ही करिए और अगर आप रिसर्च का वेट कर रहे हैं तो रिसर्च वगैरह तो मुश्किल है, पैसे ही नहीं है ना, नहीं आने वाली, अभी नहीं आने वाली, 300 साल के बाद आएगी, जिससे शायद ये कोई वीडियो 300 साल के बाद देख लेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया, पर आपके बहुत सारे डाउट साइड क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।